डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट कोड EE 207 पावर सिस्टम 1 के ई लेक्चर की सीरीज में आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी यूनिट नंबर 2 के टॉपिक नंबर 2.8 को। यूनिट नंबर 2 थर्मल पावर प्लांट और टॉपिक नंबर 2.9 है कंडेंसर्स। तो आज के इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कंडेंसर्स, टाइप ऑफ कंडेंसर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडेंसर्स। प्राइम मूवर्स में स्टीम के एक्सपेंशन के बाद स्टीम को कंडेंसर्स में से पास किया जाता है। वहां पे जो हमारी एग्जॉस्ट स्टीम होती है उसको कंडेंसेट किया जाता है और साथ के साथ उसमें से एयर को रिमूव कर दिया जाता है, या फिर कोई नॉन कंडेंसेबल गैसेस होती है उनको जो भी हमारे कंडेंसर्स के थ्रू पास होती है। कि एक इंक्रीज इन कंडेंसर प्रेशर जिसकी वजह से लिमिट होती है हमारी यूजफुल हीट ड्रॉप इन द प्राइम मूवर, मीन्स एन इंक्रीज इन द कंडेंसर प्रेशर होगा। वहां पे कंडेंसर का प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा जिसकी वजह से यूजफुल हीट जो है वो कम हो जाती है प्राइम मूवर में। साथ के साथ पार्शियल प्रेशर जो है स्टीम का वो भी कम हो जाएगा और सैचुरेशन टेम्परेचर जो है वो भी घट जाता है, जिसकी वजह से प्लांट की एफिशिएंसी जो है वो थोड़ी सी कम हो सकती है। जिसका मतलब ये हुआ कि लेटेंट हीट जो है वो इंक्रीज होगी और ज्यादा कूलिंग वाटर की जरूरत हमें पड़ेगी अगर हमारा कंडेंसर में वैक्यूम प्रॉपरली क्रिएट नहीं हो रहा है तो, जिसकी वजह से एफिशिएंसी जो है वो लोअर होती ही होती है। साथ के साथ हमें ये भी मालूम है कि एयर लीकेज को पूरी तरीके से नहीं रोका जा सकता, हम एयर लीकेज को एलिमिनेट नहीं कर सकते और कंडेंसर में हमें वैक्यूम चाहिए। तो उस वैक्यूम को प्रॉपर तरीके से बनाए रखने के लिए हमें एक वैक्यूम पंप की जरूरत पड़ती है ताकि एयर का लीकेज जो है वो कंडेंसर में नहीं हो। कंडेंसर्स जो है वो हमारे दो तरीके के होते हैं, एक तो जेट या फिर कॉन्टैक्ट कंडेंसर्स और दूसरा होता है सरफेस कंडेंसर्स। जेट या कॉन्टैक्ट कंडेंसर्स में एग्जॉस्ट स्टीम जो है वो कूलिंग वाटर के साथ मिक्स होती है और जो कंडेंसेट होता है उसको हम वापस से रिकवर करके रीयूज नहीं कर सकते अपने बॉयलर्स में फीड वाटर के रूप में, और यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो होता है डायरेक्टली थ्रू कंडक्शन प्रोसेस। एडवांटेजेस जो हमारे जेट कंडेंसर्स के हैं, जेट कंडेंसर्स की इनिशियल कॉस्ट जो है वो लो होती है, इनका साइज छोटा होता है, इसलिए जो हमारे पास फ्लोर एरिया की रिक्वायरमेंट होती है हमारे जेट कंडेंसर्स की वो कम होती है। यहाँ पे हमें कूलिंग वाटर की रिक्वायरमेंट भी कम होती है और मेंटेनेंस चार्जेस जो हैं वो जेट कंडेंसर्स के कम होते हैं। डिसएडवांटेजेस जो हमारे जेट कंडेंसर्स के हैं, इसमें जो हमारा कंडेंसेट है जो कंडेंसर से बाहर निकलता है वो वेस्ट हो जाता है, उसको हम वापस से यूज नहीं कर रहे बॉयलर्स में फीड वाटर के रूप में। साथ के साथ हाई पावर की जरूरत पड़ती है वाटर को पंप करने के लिए। जो हमारे जेट कंडेंसर्स हैं इसलिए उनको हम स्मॉल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में ही यूज कर सकते हैं, जहां पे हमारी पावर जो है 1000 किलोवाट के लगभग होती है और जहां बहुत ज्यादा वैक्यूम की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी तरह के हमारे कंडेंसर्स हैं सरफेस कंडेंसर्स। यहाँ पे जो हमारी एग्जॉस्ट स्टीम है और जो कूलिंग वाटर है वो आपस में एक दूसरे से मिक्स नहीं होते। वाटर जो है वो सरफेस कंडेंसर्स में सर्कुलेट किया जाता है, एक जाल जैसा बना हुआ होता है ट्यूब्स का उनके अंदर, और स्टीम जो है वो ट्यूब्स के बाहर रहती है। जो हीट ट्रांसफर है वो यहाँ कन्वेक्शन प्रोसेस से हो रहा है। जो हमारा कंडेंसेट मिलता है इन कंडेंसर्स में से हमें
उनका टेम्परेचर जो है वो हाई हो सकता है और उसका टेम्परेचर हमारे कूलिंग वाटर जो हमें आउटलेट में मिल रहा है उससे भी ज़्यादा होता है। यहाँ पे कंडेंसेट को हम वापस से यूज कर सकते हैं बॉयलर्स में फीड वाटर के रूप में, और यहाँ पे जो हमारा कूलिंग वाटर है और जो कंडेंसेट है उनको हम अलग अलग सेपरेटली विड्रॉ कर सकते हैं। तो जो इतने भी हमारे मॉडर्न पावर प्लांट्स हैं उसमें हम लोग जो कंडेंसर्स काम में लेते हैं वो है हमारे सरफेस कंडेंसर्स। एडवांटेजेस ऑफ सरफेस कंडेंसर्स, कंडेंसेट कैन बी यूज्ड एज फीड वाटर। यहाँ पे हम कंडेंसेट को वेस्ट नहीं कर रहे हैं। इसमें जो पंपिंग पावर है वो कम पंपिंग पावर की आवश्यकता होती है और हाई वैक्यूम क्रिएट होता है हमारे टरबाइन एग्जॉस्ट पे। डिसएडवांटेजेस जो सरफेस कंडेंसर्स की है, इनकी इनिशियल कॉस्ट जो है वो जेट कंडेंसर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। इनको फ्लोर एरिया भी ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि इनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। साथ के साथ इसमें जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं हमारे सरफेस कंडेंसर्स में वो भी थोड़े से ज़्यादा होते हैं। जेट कंडेंसर्स को हम फिर दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो पैरेलल फ्लो टाइप जेट कंडेंसर और दूसरा काउंटर फ्लो टाइप जेट कंडेंसर। जो हमारा पैरेलल फ्लो टाइप जेट कंडेंसर्स है उसमें स्टीम और कूलिंग वाटर जो है वो कंडेंसर के टॉप से एंटर करते हैं और दोनों ही डाउनवर्ड्स फ्लो करते हैं एक पैरेलल पाथ में। जो कोल्डेस्ट वाटर है वो हमारे कांटेक्ट में होता है हॉटेस्ट स्टीम के साथ, मतलब जो सबसे ठंडा पानी है वो हमारी सबसे गर्म स्टीम के कांटेक्ट में होता है, जिसकी वजह से जो है एफिशिएंसी हमारी थोड़ी सी कम हो जाती है पैरेलल फ्लो टाइप जेट कंडेंसर्स में। जो हमारे काउंटर फ्लो टाइप जेट कंडेंसर्स होते हैं उसमें हमारी जो स्टीम है वो अपवर्ड फ्लो करती है कंडेंसर्स के, और जो कूलिंग वाटर है वो डाउनवर्ड फ्लो करता है कंडेंसर के टॉप पर से। यहाँ पे जो एयर है वो रिमूव की जाती है एट द टॉप ऑफ द कंडेंसर, एंड कंडेंसेट और जो वाटर है वो सेपरेटली हम कंडेंसर के नीचे वाले पोर्शन से विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें जो हमारी हॉटेस्ट स्टीम है वो कांटेक्ट में आती है हमारे हॉटेस्ट कूलिंग वाटर के, जिसकी वजह से हम कहें कि थर्मोडायनेमिकली ये सबसे एफिशिएंट होता है। यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर है वो अप्रॉक्सीमेट टुवर्ड्स रिवर्सिबिलिटी होता है, और यहाँ पे जो हमारे पास है कूलिंग एयर जो है वो मोस्ट इफेक्टिव होती है, जिसकी वजह से जो सक्शन पंप है उसकी कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस की जा सकती है। काउंटर फ्लो टाइप जेट कंडक्टर्स, काउंटर फ्लो टाइप जेट कंडक्टर्स भी दो तरह के होते हैं, लो लेवल काउंटर फ्लो टाइप जेट कंडक्टर्स एंड सेकेंडली हाई लेवल काउंटर फ्लो टाइप जेट कंडक्टर्स। इन लो लेवल जेट कंडक्टर्स कंडेंसर्स में एक वैक्यूम हेड क्रिएट किया जाता है शेल के अंदर विद द हेल्प ऑफ एयर पंप, और जो हमारा कोल्ड कूलिंग वाटर है वो ड्रॉ किया जा रहा है हमारे कंडेंसर सेल के अंदर। जो हमारा वाटर है वो स्प्रे किया जाता है डाउनवर्ड इन द सेल, और जो हमारी स्टीम है वो ऊपर की तरफ फ्लो करती है। साथ के साथ जो कंडेंसेट स्टीम है और कूलिंग वाटर है वो डाउनवर्ड फ्लो किया जाता है और उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है एक हॉट वेल के अंदर। ये हमारा एक फिगर है लो लेवल जेट कंडेंसर का। इसमें हमारे पास ये एक हमारा कूलिंग पॉन्ड है। इस कूलिंग पॉन्ड से जो है पानी लिफ्ट किया जाता है और हमारे इस कंडेंसर के अंदर स्प्रे किया जाता है। साथ के साथ जो एग्जॉस्ट स्टीम है वो यहाँ एंटर करती है, तो जो कोल्ड वाटर है और एग्जॉस्ट स्टीम है वो यहाँ पे एक साथ मिक्स होती है। ये हमारा एयर सक्शन पंप है, यहाँ से एयर को सक कर दिया जाता है वैक्यूम क्रिएट करने के लिए, और फिर डाउनवर्ड में हमारा कंडेंसेट और जो हमारा कूलिंग वाटर है
जो वो यहाँ पे एक हॉट वेल में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। हॉट वेल में जो वाटर है वो उस वाटर को हम वापस से सर्कुलेट कर देते हैं अपने बॉयलर में एज अ फीड वाटर। जो हमारा हाई लेवल जेट कंडेंसर्स है उनको हम बैरोमेट्रिक जेट कंडेंसर्स भी बोलते हैं। इन जेट कंडेंसर्स में हमें अलग से एक एक्सट्रैक्शन पंप की जरूरत नहीं पड़ती अगर हमारा जो कंडेंसर का बॉटम है वो 10.5 मीटर्स अबव ग्राउंड लेवल ऑफ वाटर से कम नहीं है। तो यहाँ पे पंप की जरूरत हमें पड़ेगी ताकि हम जो कूल वाटर है वो कंडेंसर के शेल में डाल सके फ्रॉम द कूलिंग पॉन्ड। ये हमारा एक फिगर है हाई लेवल या फिर बैरोमेट्रिक जेट कंडेंसर का। ये हमारा कूलिंग वाटर है। यहाँ पंप लिया जाता है, पंप से पानी को यहाँ पे कंडेंसर में स्प्रे किया जाता है। यहाँ से हमारी एग्जॉस्ट स्टीम जो है वो आती है और ये एक एयर सक्शन पंप है जिससे कि हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं अपने कंडेंसर में। यहाँ पे हमारा कंडेंसेट और जो हमारा वाटर है वो इस हॉट वेल में वापस डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इजेक्टर टाइप कंडेंसर में जो कूलिंग वाटर है वो एंटर करता है हमारे कंडेंसर के टॉप में से और वहां पे एक हेड क्रिएट किया जाता है लगभग 4.5 to 6 मीटर्स का। जो हमारा कूलिंग वाटर है वो डाउनवर्ड्स फ्लो करता है फ्रॉम अ नंबर ऑफ कोएक्सियल गाइड कोन्स इन अ ट्यूब और जो स्टीम है वो हमारी कंडेंसेट हो जाती है जब वो कूलिंग वाटर के कांटेक्ट में आती है तब, और जो एयर है वो फॉरवर्ड पानी के साथ बाहर निकाल दी जाती है। यहाँ पे जो कंडेंसर है वो एक्ट करता है एज एयर पंप एज वेल एज कंडेंसर। अलग से हमें एयर पंप की जरूरत नहीं पड़ती इजेक्टर कंडेंसर्स में। ये हमारा फिगर है एक इजेक्टर कंडेंसर का। यहाँ से हमारी हॉट स्टीम एंटर होती है, एग्जॉस्ट हॉट स्टीम। ये एक नॉन रिटर्न वाल्व है, यहाँ से हॉट स्टीम्स को भेजा जाता है, फिर यहाँ से वाटर सप्लाई दी जाती है। ये वाटर सप्लाई जो है ये बहुत सारी कोएक्सियल ट्यूब्स के साथ कांटेक्ट में आता है, डाइवर्जिंग कोन होते हैं और यहाँ पे जो हमारा आउटपुट है वो हॉट वेल में दे दिया जाता है। सरफेस कंडेंसर की कंस्ट्रक्शन में हमारे पास कास्ट आयरन या फिर स्टील शीट फिट की होती है एक शेल के ऊपर और दोनों साइड्स में ट्यूब्स पे जो है वो प्लेट्स होती हैं। वहां पे लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब्स होती हैं जो एक्सटेंड होती है बिटवीन दीज टू प्लेट्स, जिसकी वजह से एक कूलिंग सरफेस फॉर्म होता है। सरफेस कंडेंसर्स को जो है हम क्लासिफाई कर सकते हैं उस आधार पर भी कि ट्यूब में से पानी फ्लो करेगा या फिर ट्यूब में से स्टीम फ्लो करेगी। अगर हम देखें तो जनरल यूजुअल पैटर्न क्या होता है कि कूलिंग वाटर फ्लो करता है ट्यूब्स में से और जो एग्जॉस्ट स्टीम होती है वो सर्कुलेट होती है इन ट्यूब्स के बाहर। यहाँ पे जो सरफेस कंडेंसर है स्टीम एंटर करती है कंडेंसर के अंदर, एक ऊपर टॉप पे ओपनिंग होती है शेल पर उसमें से, और जो स्टीम है उसके बाद फिर वो कंडेंसेट होती है और जो स्टीम जो है उसको हम कंडेंसेट स्टीम को बाहर निकाल लेते हैं। कंडेंसर के बॉटम पे एक जो शेल बना हुआ होता है, होल बना होता है उसमें, उसके थ्रू। कंडेंसर्स जो है वो सिंगल पास भी हो सकते हैं या फिर 2 पास भी हो सकते हैं। सिंगल पास कंडेंसर में कूलिंग वाटर जो है वो केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है सभी ट्यूब्स के अंदर, और 2 पास टाइप कूलिंग वाटर फ्लो में एक डायरेक्शन में जो है कुछ पार्ट्स में पानी फ्लो करता है और जो रिटर्न पाथ में जो हमें वाटर मिलता है वो दूसरी डायरेक्शन के थ्रू मिलता है। सरफेस कंडेंसर्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं फिर 2 पार्ट में। एक तो हमारा पैरेलल फ्लो सरफेस कंडेंसर और दूसरा है काउंटर फ्लो या क्रॉस फ्लो
वो डिपेंड करेगा कि हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो कंडेंसेट का है रिलेटिव ट्यूब्स में वो किस तरीके का है। उनको हम और भी आगे क्लासिफाई कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि वो डाउन फ्लो टाइप भी हो सकते हैं, सेंट्रल फ्लो टाइप भी हो सकते हैं, या फिर इन्वर्टेड फ्लो टाइप भी हो सकते हैं। इन डाउन फ्लो टाइप स्टीम कंडेंसर्स जो स्टीम है वो एंटर करती है एट द टॉप ऑफ द कंडेंसर और फिर फ्लो करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जहां पर भी हमारा कूलिंग वाटर जो है वो फ्लो करता है एक्सट्रैक्शन पंप के बॉटम में। कूलिंग वाटर जो है वो एक डायरेक्शन में फ्लो करता है थ्रू द लोअर हाफ ऑफ द ट्यूब नेस्ट एंड रिटर्न इन द रिवर्स डायरेक्शन थ्रू द अपर हाफ ऑफ द ट्यूब नेस्ट। The air associated with the steam is also extracted from the bottom of the condenser where the temperature is lowest. तो जो हमारी स्टीम है उसको कंडेंसर के लोअर पार्ट से जो है वहां से बाहर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सो दैट द वर्क ऑफ द एयर पंप इज रिड्यूस्ड। एयर पंप पे जो है वो ज्यादा लोड नहीं पड़ता है। इन ऑर्डर टू कीप द वेलोसिटी ऑफ स्टीम अक्रॉस द ट्यूब्स अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म, जो क्रॉस सेक्शन होता है हमारा शेल का या कंडेंसर के शेल का, उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया जाता है टुवर्ड्स द बॉटम। साथ के साथ ट्यूब्स जो है उनको प्लेस किया जाता है ज्यादा पास इन द लोअर पार्ट। ये हमारा डाउन फ्लो टाइप कंडेंसर्स है। यहाँ पे हमारे पास जो है ये स्टीम एंटर कर रही है, वाटर जो है एक डायरेक्शन, आधी ट्यूब्स में एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और आधी ट्यूब्स में जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो ऊपर वाली ट्यूब और नीचे वाली ट्यूब में हमारा जो डायरेक्शन है फ्लो का वो अलग अलग है। ये हमारा कूलिंग वाटर है, ये कूलिंग वाटर यहाँ से बाहर निकल जाता है और जो ठंडा कूलिंग वाटर है वो यहाँ से एंटर किया जाता है। साथ के साथ एयर और कंडेंसेट को जो है सेपरेटली अलग अलग हम बाहर निकाल लेते हैं अपने डाउन फ्लो सरफेस कंडेंसर में। जो हमारे सेंट्रल फ्लो टाइप कंडेंसर्स होते हैं, इन उसमें जो सक्शन पाइप है एयर पंप का वो लोकेट किया जाता है एट द सेंटर ऑफ द ट्यूब नेस्ट, और जो कंडेंसेट है वो लीव करता है बॉटम से जहां पे कि एक्सट्रैक्शन पंप जो है वो प्लेस किया हुआ होता है। इस टाइप में जो स्टीम आती है इन कांटेक्ट विद द होल पेरिफेरी ऑफ द ट्यूब्स, जितनी भी हमारी पेरिफेरी है ट्यूब्स की उसके कांटेक्ट में हमारी स्टीम आती है। इन्वर्टेड टाइप कंडेंसर्स में क्या होता है, इन इन्वर्टेड टाइप द एयर सक्शन पंप इज एट द टॉप, बाकियों में हमारे पास एयर सक्शन पंप जो है वो बॉटम में था, इसमें एयर सक्शन पंप हमारा टॉप पे होगा। स्टीम फ्लोज upwards and the condensate returns to the bottom of the condenser by flowing near the outer surface. ये हमारा एक सेंट्रल फ्लो टाइप सरफेस कंडेंसर है। इसमें हमारी ये जो ट्यूब है ये सेंट्रल में लोकेट की हुई होती है। ये हमारा एयर एक्सट्रैक्शन पंप है बीच में, और जो कंडेंसेट है उसको कंडेंसेट को हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं।